वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों, आज हम हर इंसान के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पे बात करेंगे, यानी एजुकेशन पे बात करेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति 2020 लाई है, वह कब तक लागू हो जाएगी, उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, कैसे एक आम आदमी, कैसे आम पेरेंट, कैसे एक आम स्टूडेंट उस नीति से इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बड़े आसान शब्दों में मैं ये आपको बताऊंगा कि यह नीति है क्या, इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं है, और क्या होना चाहिए, क्या आउटकम है इसके, क्या रिजल्ट है। ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कब कब हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले 1968 में यह बदलाव किए गए थे, नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसके बाद 1986 में किए गए थे। उसके बाद 92 में किए गए थे, पर उसे एक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं मानते क्योंकि बहुत माइनर अपडेट किए गए थे। एक रिवाइज अपडेट के तौर पर ही 1986 की पॉलिसी में अपडेट किए गए थे। उसके बाद अब तीसरी बार यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात सामने आई है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि इसके बेसिक पॉइंट क्या है, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, क्या क्या नहीं शामिल किया गया है, क्या क्या किया जाना चाहिए था। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और बहुत बेसिक, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है, जो पेरेंट्स हैं उन्हें कैसे फ़ायदा होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसी असमंजस में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसी असमंजस में हैं कि हमारे बच्चों के एग्ज़ाम किस सिस्टम से होंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है या नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी जो एग्ज़ाम होंगे वो पुराने सिस्टम से ही होंगे, कोई सेमेस्टर वाइज नहीं होंगे, क्योंकि यह एजुकेशन पॉलिसी है वह अभी लागू नहीं हुई है। और इसकी संभावना लागू होने की 2022 या 2023 के अंत तक है। तो यह 2023 तक फाइनल हो जाएगी और यह एप्लीकेबल हो जाएगी। अभी तो यह इसका सिर्फ ड्राफ्ट बना हुआ है, अभी यह संसद में जाएगी, तब राज्यसभा में यह पारित होगा कानून, उसके बाद लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद कहीं राष्ट्रपति के पास जाएगा, जब कहीं जाकर एप्लीकेबल होने की स्थिति में आएगा, लागू होने की स्थिति में आएगा। तो यह अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यह अभी लागू हो गई है, यह बिल्कुल लागू नहीं हुई है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसका बेसिक ही नहीं पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें है क्या। तो आज हम बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। तो भाइयों, समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कब कब चेंज हुई हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। तो 1968 में चेंज हुए, फिर 1986 में हुए, फिर उसके बाद 2020 में फाइनली अब चेंज हुए हैं। और जब यह चेंज हुए हैं तो बड़े स्तर पर सलाह मशवरा किया गया है। इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने से पहले एक कमेटी बनाई गई, जो इसरो के पुराने साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में अध्यक्ष थे इस कमेटी के। तो उन्होंने हर गाँव, हर जिले, भारत के हर गाँव, हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट से यह सलाह मशवरा किया कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। उसके बाद यह इस कमेटी ने जो यह ड्राफ्ट तैयार किया, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया। तो सबसे बड़ी कमेटी आज तक की जो एजुकेशन पॉलिसी में कभी चेंज हुई है, आज तक की सबसे बड़ी कमेटी रही। और यह वह कमेटी रही जिसने इतने बड़े स्तर पर सुझावों को माना और अपनी पॉलिसी में सम्मिलित किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो 10+2 वाला सिस्टम था वह हटा दिया गया है, बिल्कुल इरेज कर दिया गया है। 10+2 जैसा कुछ नहीं रहेगा, उसकी जगह आ गया 5+3+3+4 वाला सिस्टम। अब 5+3+3+4 वाले सिस्टम को समझने से पहले आप समझिए 10+2 था क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि 10+2 था क्या। वह यही समझते थे और अब भी यही समझते होंगे कि 10+2 का मतलब पहले 10th में बोर्ड का एग्जाम होगा और 12th में बोर्ड का एग्जाम होगा। तो यह नहीं है इसका मतलब। इसका सीधा सा सिंपल भाषा में यह मतलब है कि 12 साल तक, यानी 1 से लेके 10 तक, और 10 के बाद 2 साल और आप पर राज्य सरकार निगरानी रखेगी आपके एजुकेशन को लेकर। जो एजुकेशन में चेंजेस आते हैं उसे लेकर, जो सिलेबस चेंज होता है उसे लेकर। और इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही मतलब है। आप कहीं बहम में या किसी के बहकावे में ना आए कि इसका ये मतलब है कि आपके बोर्ड 2 बार होंगे। ऐसा नहीं है। पहले 8th में भी बोर्ड हुआ करता था, पहले 5 में भी बोर्ड हुआ करता था। तो ऐसा नहीं था कि 5+8, 8th+10+12 हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि 12 साल तक राज्य सरकार आपकी निगरानी करेगी आपके एजुकेशन की, बस। अब आप कहेंगे कि ये मतलब 5+3+3+4 हो गया है, तो इसमें क्या राज्य सरकार हमें 15 साल तक देखेगी?
निगरानी करेगी, ऐसा भी नहीं है। वह वही 12 साल रहेंगे, वही 12 तक ही आपको देखेगी, पर वे साल है जो वे ऐसे बढ़ जाएंगे कि जैसे जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था उसमें बच्चा या कोई जब 6 ईयर का हो जाता था तब जाके एंट्री मारता था स्कूल में, तो क्या होता था वो 6 साल तक एंट्री मारता था। अब वही सिस्टम कर दिया कि वह जो 6 साल का बच्चा था पहले एंट्री मारता था 10+2 वाले सिस्टम, अब 5+3+3+4 वाले सिस्टम में वही बच्चा एंट्री मारेगा 3 साल की उम्र पर। जो 3 साल की उसकी एज हो जाएगी जब वह एंट्री मार देगा, तो 3 साल इधर आ गए हैं, उधर नहीं बढ़ेगा कि आप कहेंगे ग्रेजुएशन में। ये राज्य सरकार देगी ग्रेजुएशन में नहीं देगी, कोई बोर्ड नहीं होने वाला ग्रेजुएशन का, वह यूनिवर्सिटी ही ग्रेजुएशन कराएगी आपको और वह सेंट्रल के ही हाथ में होगा। यहाँ तो यह समझ में आ जाता है हमें कि 10+2 क्या था और 5+3+3+4 क्या है। अब इसके बाद एक और मेजर चेंजेस किए गए हैं। इसमें एक मेजर चेंज ये है कि इसमें से स्ट्रीम हटा दी गई है। आपको यह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या आपका इंटरेस्ट मैथ में है और बायोलॉजी में भी है तो आप मैथ और बायोलॉजी दोनों नहीं ले सकते। ऐसा भी नहीं है, आप मैथ भी ले सकते हो, बायोलॉजी भी ले सकते हो, और आपका पॉलिटी साइंस में पॉलिटी भी ले सकते हो, सोशल साइंस में सोशल साइंस भी ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज में ह्यूमैनिटीज भी ले सकते हो। ये स्ट्रीम वाला सिस्टम हटा दिया गया है, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री वाला सिस्टम आ गया है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 5+3+3+4 वाला सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करेगा, कैसे आम आदमी, कैसे स्टूडेंट को इफेक्ट करेगा, कैसे आप एज अ पेरेंट इस चीज को समझ सकते हैं। तो मैं बता दूं कि यह एक ईयर वाइज प्रोग्राम होंगे, यह अलग अलग प्रोग्रामों में काम करेगा। जैसे जो 5 वाला है वह उसे फाउंडेशन स्टेज दिया गया है, जो उसके बाद वाला 3 है उसे प्रिपरेटरी स्टेज नाम दिया गया है, जो उसके अगले 3 वाला स्टेज है उसे मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है, जो अगले 4 वाला स्टेज है उसके उसे सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है। तो यह प्रोग्राम जो यह प्लानिंग है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वह इन प्रोग्रामों के तहत कार्य करेगी। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि फाउंडेशन स्टेज क्या है। तो फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा कि बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब वह एंट्री करेगा फाउंडेशन स्टेज में, और इसमें एज अ प्ले ग्रुप एंट्री कराई जाएगी। वह बच्चा उसमें कोई उसे लोड नहीं होगा पढ़ाई वढ़ाई का, वहाँ सिर्फ वह जाके खेलेगा कूदेगा। जो वह खेलकूद अपने मोहल्ले या अपने घर में करता था वही सारी एक्टिविटीज वह वहाँ करेगा। इससे फायदा क्या होगा कि बच्चे को आदत डलेगी स्कूल जाने की, वह उससे रुझान रहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि वह स्कूल जाने से डरते हैं, तो इसलिए उसमें इच्छा पैदा होगी स्कूल जाने की, बच्चों में इच्छा पैदा होगी स्कूल जाने की। तो इसलिए यह बहुत इफेक्टिव साबित होगी एजुकेशन के मामले में, यह पॉलिसी बहुत इफेक्टिव साबित होगी। जितना ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे उनका मन होगा, खुद से जाने का मन होगा स्कूल जाने का, क्योंकि वहाँ खेलकूद होंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे, और उनके बाद वह 3 साल इन खेलकूदों में देंगे पहले अपना, और उसके बाद वह क्लास 1 और क्लास 2 को भी वहीं से क्लियर करेंगे खेलकूद के साथ। इसमें इस स्टेज में कोई एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बच्चा बिल्कुल फ्री होगा, राजा वाली जिंदगी होती है वैसे भी है। तो वहाँ इन 5 सालों में उसे कोई एग्जाम देना नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होके उसे ऐसे ही खेलकूदों में उलझाया जाएगा, एक्टिविटीज में लगाया जाएगा, जिससे बच्चे का मन हो स्कूल आने का। सिर्फ इतना मोटिव है इस फाउंडेशन स्टेज का। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में। इसमें होगा क्या, कैसे यह स्टेज काम करेगी। तो पहले वह फाउंडेशन स्टेज में अपनी पूरी 5 साल देकर बच्चा आता है, तो क्लास 2 तक तो वह फाउंडेशन स्टेज में रहता है। उसके बाद वह प्रिपरेटरी स्टेज में आता है तो अपने पूरे 3 साल देता है। तो पहले वह जो 3 साल देगा मतलब क्लास 3, 4 और 5 में इस स्टेज में रहेगा। तो इस स्टेज में होगा क्या कि सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी कि वह किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है। अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, वह पढ़ सकता है। इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया है। पर हाँ, इस स्टेज में यह पॉलिसी है कि ज्यादातर ध्यान दिया जाए कि जो बच्चे हैं उन्हें मदर लैंग्वेज को फॉलो कराया जाए, मदर लैंग्वेज में ही स्टडी कराई जाए, जिससे मदर लैंग्वेज उनकी अच्छी हो, अच्छे संस्कार या मतलब जो कल्चर है, उनके ट्रेडिशंस हैं, बस सीखें। पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ आप अपनी मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में ही स्टडी करेंगे या अपने बच्चों को करवा पाएंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज को भी चूज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी रखा नहीं गया है। और नंबर 2, इसमें आप पर किया जाएगा कि थोड़ी एक्टिविटी के साथ थोड़ी स्टडी की तरफ भी रुझान किया जाएगा, आपकी पढ़ाई की तरफ भी आपका रुझान किया जाए कि हाँ बच्चा थोड़ा
जो स्टडी है उसकी तरफ थोड़ा उसे डाइवर्ट कर दिया जाएगा एक्टिविटी के साथ ही, जैसे खेल खेल में ही एक्टिविटी के साथ ही उसे थोड़ा स्टडी की तरफ रुझान करवा दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज कैसे काम करेगी? तो इस स्टेज में होगा क्या कि बच्चा 5 साल फाउंडेशन स्टेज में देकर आया, फिर 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में देकर आया, उसके बाद वह मिडिल स्टेज में आकर भी 3 साल देगा, अपनी मतलब 6 to 8 वह मिडिल स्टेज में रहेगा। तो यहाँ उसका इवेल्युएशन इस प्रकार किया जाएगा, उसे इस प्रकार एजुकेशन दी जाएगी, उसे पूरी छूट रहेगी। इसमें कोई स्ट्रीम का चक्कर तो है ही नहीं, पहले ही यह बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि स्ट्रीम वाला सिस्टम तो हटा ही दिया गया है इसमें से। तो इस स्टेज में वह क्या करेगा, इस स्टेज में उस पर ध्यान दिया जाएगा कंप्यूटर कोडिंग पर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स पर, कैसे कैसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, मतलब उसका बेसिक सिखाया जाएगा उसे। लैंग्वेज थोड़ी 2-4 लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, जो बेसिक होती हैं वह लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, और कंप्यूटर स्किल्स पे काम किया जाएगा उसके में। फिर उसके बाद जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसे प्लम्बर, फिटर और वेल्डर, ऐसे जो होते हैं, जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं, या जो कारपेंटर होते हैं, इन कोर्सों में अगर किसी का रुझान है तो वह ये कोर्स भी कर सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग उसे साथ ही दी जाने लगेगी इस मिडिल स्टेज के एजुकेशन के साथ, उसे अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाने लगेगी। तो मैं कहता हूँ यह बहुत अच्छा है कि बच्चे में स्किल डेवलपमेंट होगी, एक सीधा वो मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक एजुकेशन, जो एक रेगुलर एजुकेशन होती है, उसके साथ साथ ही बच्चे में एक स्किल डेवलपमेंट होगी। अपनी जो मतलब बच्चे का रुझान है कि वह कुछ भी बनना चाहता हो तो उसके प्रति उसमें स्किल डेवलपमेंट होगी, वह उन चीज़ों को देखेगा और इन चीज़ों को वह लेगा, तो इसके मार्क्स भी उसके रिजल्ट में जुड़ेंगे, बाकायदा मार्क्स जुड़ेंगे रिजल्ट में, उसी पर उसका रिजल्ट तय किया जाएगा। तो आप ऐसे भी कोर्सेज ले सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें साइंस स्ट्रीम आ जाएगी, मैथ आ जाएगा, आर्ट्स आ जाएंगे, जो कुछ भी आप लेना चाहें वो सारी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इसमें पहले ही स्ट्रीम का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ मिडिल स्टेज खत्म हो जाती है। हाँ, आपको एक और चीज़ पढ़ना जरूरी हो जाएगा इस स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप हिंदी पढ़ सकते हो, उर्दू पढ़ सकते हो, मराठी, तेलुगु, आपको मतलब जिस लैंग्वेज आपका रुझान हो आप उस लैंग्वेज को भी यहाँ पढ़ सकते हो, ऐसा भी इसमें पॉसिबल होगा। और उन सारे सब्जेक्टों को जैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट चूज करोगे तो इनके भी नंबर आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे और उनसे ही आपका इवेल्युएशन कार्ड बनेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेज की, यानी 5+3+3+4 में। या 4 क्या है, क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है, और यह फोर्थ प्रोग्राम है वह कैसे काम करेगा। यानी हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्टेज की, कि जो सेकेंडरी स्टेज है इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, क्या क्या नहीं किया गया है, कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कोई स्ट्रीम का चक्कर नहीं रखा गया है। सेकेंडरी स्टेज में कोई स्ट्रीम की जरूरत नहीं है, और यह जो सेकेंडरी स्टेज है वह आप पर ध्यान देगी आखिरी के 4 साल, यानी 9th, 10th, 11th, 12th। तो इसमें स्ट्रीम का कोई चक्कर नहीं रहेगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री पढ़े, और कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी, सारी मतलब पूरी छूट कर दी गई है। कॉमर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल सब्जेक्ट वाला ऑप्शन रख दिया गया है इसमें। आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उनके आधार पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, उस आधार पर ही आपका इवेल्युएशन होगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और एक और चीज इसमें शामिल की गई है, क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत सारे लोग कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, पर गूगल है आजकल, गूगल पे आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं दे दूं इसका, जैसे गांधी जी ने इतने सारे आंदोलन किए, तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे आंदोलन किए, अगर गांधी जी ऐसे आंदोलनकारी पैदा नहीं होते हमारे देश में तो क्या होता। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन किया, कांग्रेस अधिवेशन किया। अगर गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन या गोलमेज सम्मेलन नहीं करते तो क्या होता। मतलब किसी चीज का अपोजिट सोचना, दोनों प्रकार से सोचना, राइट भी और रॉन्ग भी, तो वह चीज होती क्रिटिकल थिंकिंग। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, उसमें यह सारी चीजें शामिल की गई है। सेकेंडरी, जैसे आपने मिडिल स्टेज में एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ने का, मतलब एक इंडियन लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट लेने का जो प्रावधान रखा था, वैसे ही फोर्थ स्टेज में यानी सेकेंडरी स्टेज में आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, चाहे वह जर्मनी, चाइनीज, फ्रेंच या रशियन, कोई भी लैंग्वेज हो, आप एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। ऐसा एक ऑप्शन रखा गया है इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज का। तो आप कोई भी लैंग्वेज उठाकर चूज करो और आप उस पर अपना फोकस कर सकते हैं। एक और खास बात यह जो इस सेकेंडरी स्टेज में शामिल की गई है वह यह है कि आपकी जो एग्जाम हुए वह ईयरली ना होकर
सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी 6-6 महीने पर आपके एग्जाम कराए जाएंगे। यह मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही बच्चे पर दबाव रहेगा कि हाँ एग्जाम आ रहे हैं तो वह पढ़ेगा, ज़्यादा पढ़ेगा, उसका रुझान पढ़ाई में उतना ही ज़्यादा बना रहेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे फरवरी में एग्जाम है तो बच्चे क्या करते थे, उन पर दबाव आता है जनवरी में कि जनवरी में वह पढ़ना शुरू करते थे जब पढ़ते थे। अब इससे यह होगा कि वे रेगुलरली पढ़ेंगे, पूरी कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। तो यह एक बहुत अच्छा सिस्टम किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, जो ग्रेजुएशन का एजुकेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कैसे कैसे यह काम करेगी नई पॉलिसी ग्रेजुएशन के तौर पर। तो ग्रेजुएशन जो 3 साल की हुआ करती थी वह उठाकर 4 साल की कर दी गई है, और इसमें स्ट्रीम का कोई चक्कर नहीं है कि जैसे जो आर्ट्स से थे वह बीए कर सकते थे, जो साइंस थे वो बीएससी करते थे, ऐसा उन पर टैग लग जाता था। अब कोई टैग वैग नहीं लगेगा, उन्हें सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मिला करेगी। और इसमें एक और चीज़ की गई है, वह है अगर आप ग्रेजुएशन में अपनी 1 साल कंप्लीट करते हो उसके बाद आप छोड़ते हो तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2 साल कंप्लीट करते हो उसके बाद छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप 3 साल कर ग्रेजुएशन उसके बाद आप छोड़ देते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप 4th ईयर तक पूरा कंप्लीट करके छोड़ते हो तो आपकी ग्रेजुएशन इन रिसर्च की डिग्री मिलेगी, आपको रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। तो इसमें आप कहोगे किसी वैकेंसी में, किसी जॉब वैकेंसी में अगर वहाँ आप फॉर्म कैसे भर पाओगे, इसमें मतलब कैसे इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसमें असमंजस की स्थिति में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी वैकेंसी, किसी जॉब की वैकेंसी में आपसे कहा गया है कि आप ग्रेजुएट होना जरूरी है आपके लिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो, तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और किसी में सर्टिफिकेट की कहा गया है तो सर्टिफिकेट, और किसी में डिप्लोमा की तो डिप्लोमा। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात रहेगी नहीं। उसी प्रकार जो वैकेंसीज हैं उसके फॉर्म मतलब डिजाइन किए जाएंगे जिस प्रकार आपकी एजुकेशन पॉलिसी होगी, तो उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा उसमें भी कोई स्ट्रीम का चक्कर रहेगा नहीं। अगर आपने 3 साल की डिग्री वाली ग्रेजुएशन की है तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वह 2 साल की होगी। और अगर आपने रिसर्च वाली ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वह 1 साल की होगी। इसके बाद जो एमफिल वाली चीज थी वह हटा दी गई है, मतलब मास्टर ऑफ फिलोसफी वाली हटा दी गई है। अब सीधा पीएचडी वाली है। आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी कर सकते हो। तो दोस्तों इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इस पॉलिसी के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी क्या आउटकम्स रहेंगी, कैसे यह काम करेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। क्या रिजल्ट रहेंगे इसके, क्या मैं सोचता हूँ इस पॉलिसी के बारे में, क्या क्या शामिल होना चाहिए था जो आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, आपको अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि यह पॉलिसी हमारे लिए यूजफुल होगी, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए यूजफुल होगी, कैसी रहेगी यह पॉलिसी, ये जरूर बताएं मुझे कमेंट करके। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।